Hello students, welcome to iQuanta. मैं हूँ प्रियंका मैम एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एंड क्लैट यूजी 2025 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड आने वाले क्लैट के लिए भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा एक्ट है जो कभी चेंज नहीं होता एंड उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं नो डाउट रेगुलरली. बट येस, ये वाला जो एक्ट है ये आप कंप्लीटली डिटेल में सारे पार्ट्स आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो स्टूडेंट्स, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल है. फर्स्ट इसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं एंड थर्डली हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी. सो स्टार्ट करने से पहले आई क्वांटा ने रिसेंटली फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है क्लैट का. सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं इतने कम ड्यूरेशन में हम तैयारी कैसे करें क्लैट की, तो वो ये फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं. उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है. मैं कुछ फीचर्स बताती हूँ आई क्वांटा की क्लासेस के. सबसे पहले तो हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. हमारे फैकल्टीज़ एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जो आपके लीगल की फैकल्टी हैं, शी इज़ फ्रॉम NLU इटसेल्फ. जो आपके मैथ्स और क्वांट्स के फैकल्टीज़ हैं, QT के जो फैकल्टीज़ हैं, वो खुद दे आर द एक्सपर्ट्स इन दैट एरिया. दे आर द एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू QT और आपका QT टिप्स पे होगा अगर आप उनसे पढ़ लेते हैं तो. इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में जो आपका सबसे क्रिटिकल एरिया आता है, क्रिटिकल रीजनिंग, उसके लिए भी जो हमारे सर हैं, हमारी जो फैकल्टी टीम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको फास्ट ट्रैक बैचेस लेने हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो आप वहाँ से जाके कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं हमारे फास्ट ट्रैक बैच. इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम लोग ने रिसेंटली मिनी मॉक्स लॉन्च किए थे. हो गए 2-3 महीने, नॉट रिसेंटली, 2-3 महीने हो चुके हैं. सो ये जो मिनी मॉक्स हैं ये डेली प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, जिससे आपकी डेली प्रिपरेशन अच्छे से हो. इसके अलावा जो हमारे मॉक्स हैं, मॉक टेस्ट सीरीज है मेन विच इज़ नॉट डेली, दैट इज़ वीकली. तो एवरी संडे हम मॉक कंडक्ट करते हैं. आने वाले कुछ दिनों में दैट वुड बी 2 days इन अ वीक. और उसके आने वाले दिनों में हम AIOMs भी कंडक्ट करने वाले हैं और उसके आगे प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी आपको जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे पर प्रैक्टिस शीट. और एकदम लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होगा ना स्टूडेंट्स, तब हम डेली एक मॉक सॉल्व करेंगे. जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म इस तरह से डिज़ाइंड है कि जैसे ही आप मॉक सबमिट करते हैं वहीं पर आपको एवेल्युएटेड आंसर्स मिल जाते हैं. इसके अलावा आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ वीक जा रहे हो और कहाँ स्ट्रॉन्ग, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं. एक और इम्पॉर्टेंट फीचर बताऊँ, वी प्रोवाइड 1-to-1 मेंटोरशिप. येस, जो हमारा क्लैट UG 2025 का बैच चालू हुआ था इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, अराउंड मार्च के आसपास हमारा जो बैच चालू हुआ था, उससे हमने 1-to-1 मेंटोरशिप चालू की, जिसमें हम स्टूडेंट्स के डाउट वाया वीडियो कॉल पर्सनली क्लियर करते हैं. एंड यही आई कॉन्टा की खासियत है, टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट. सो अगर आपको बैच में एनरोल करना है, सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप जा सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. मैंने नंबर्स भी प्रोवाइड करके रखे हैं, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही कंसेप्चुअल एक्ट है एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स ऑल्सो. सो अगर टीचर का ही फेवरेट टॉपिक हो तो सोचिए स्टूडेंट्स को कितना अच्छा लगेगा वो पढ़ने में. सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप नोट्स बनाओ इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम्पल्स जरूर नोट डाउन करो क्योंकि एग्जाम्पल इज द की टू सक्सेस व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्ट. सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स is governed under Indian Contract Act 1872. सो इस एक्ट का सेक्शन 1 जो टाइटल है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये एक्ट जो है पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया में. अब आपके मन में आ रहा होगा मैम जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है तो इंडिया में ही एप्लीकेबल होगा ना, तो अलग से ये लाइन क्यों लिखी है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, जब आर्टिकल 370 जो है वो वाला जो इशू चल रहा था, तब पता है क्या लाइन लिखी जाती थी? तब लिखी जाती थी इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब उसके जाने के बाद हमने ये पर्टिकुलर लाइन लिखना चालू कर दी है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. है ना स्टूडेंट्स? नाउ
ये कब फोर्स में आया था? सबसे पहले तो ये इंडिया पर एप्लीकेबल है, और ये कब फोर्स में आया था? इट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, है ना। तो अभी तक बात याद रखने की कौन कौन सी बात है? सेक्शन 1 में नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया था? 1 सितंबर 1872। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो ये एक्ट है पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 2 में कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 मैंने आपको पढ़ा दिया, शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 2 जो है उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 2A टू सेक्शन 2H, ठीक है। तो एक एक सेक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। इस इमेज में आपको लेफ्ट साइड देयर इज अ फीमेल, है ना, राइट साइड देयर इज अ मेल। नाउ दिस फीमेल वॉज वॉन्टिंग टू बाय अ कार फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इनको क्या खरीदनी थी? एक कार परचेज करनी थी इनको, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू बाय अ कार, ठीक है। अब ये हैं एक मेल पर्सन, ये बोल रहे हैं आई एम सेलिंग माई कार, ठीक है। सो आप ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, और ये दोनों कहीं फ्रेंड्स थे मान लेते हैं। सो ये कार बेच रहा है, इसको कार खरीदनी है, और ये इसको ये वाली कार पसंद है, ठीक है। ये जो लेडी है इनको ये कार पसंद है, और ये इन्हीं पर्सन से खरीदना चाहती है कार, ठीक है। सो इन्होंने, इनका कार का डीलिंग का बिजनेस है, कार डील्स ये कराते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि देयर इज अ ऑफर गोइंग ऑन राइट नाउ, आपकी जो परचेज प्राइस है उस पर 10% हम ऑफ देंगे। वेरी नाइस ऑफर, इससे ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं कभी, है ना। तो परचेज प्राइस है, उस पर 10% ऑफ देंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? ये ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला दैट्स ग्रेट, मेरे को सब अग्रीड है, मेरे को ये कार चाहिए, वो भी अर्जेंटली चाहिए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सो आई एम रेडी टू बाय दिस कार। इन्होंने क्या बोला? आई एम रेडी टू बाय दिस कार, है ना। इन्होंने ऑफर को क्या कर लिया स्टूडेंट्स? एक्सेप्ट कर लिया। तो जो व्यक्ति ऑफर देता है उसको हम बोलते हैं ऑफरर, मतलब मैं इस मेल पर्सन को बोल दूं ऑफरर, ठीक है। एंड जिसको ऑफर दिया जाता है, ये ऑफर जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? ऑफरी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो चीज हुई है दैट इज प्रॉमिस। अभी तक कार बिकी नहीं है, पेमेंट नहीं हुई, कार पेपर ट्रांसफर नहीं हुए हैं, कीज नहीं दी गई है, ठीक है। इनके बीच में जो चीज हुई है दैट इज प्रॉमिस, ठीक है। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, है ना। इन्होंने ऑफर दिया, इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया। सो इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स क्या हो रही है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रॉमिस, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्रॉमिस हो चुकी है। अब आप बताइए, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसकी पेमेंट करना। सो इन्होंने क्या की? पेमेंट। सो स्टूडेंट्स, प्रॉमिस में अब जुड़ जाती है पेमेंट। पेमेंट को हम लॉ में बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में कुछ। आप अगर कोई आइटम ले रहे हो तो बदले में आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो कंसिडरेशन है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। अब क्या हुआ? इन्होंने पेमेंट, इन्होंने कार्ड स्वाइप करवाया, पेमेंट करवाई, और इसके बाद इनको कार कीज एंड डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। इंश्योरेंस पेपर्स वगैरह A to Z सारे दस्तावेज दे दिए, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, कीज भी दे दी, ठीक है। अब मान लो लेटर ऑन फ्यूचर डेट पे कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है कार से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इन पर केस फाइल कर सकती है। किन बेसिस पे? उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि कार अब इस पर्सन की है, ऑफरी की है, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकती हैं? केस फाइल कर सकती हैं। तो जब डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं ना स्टूडेंट्स, ये इकलौता सबूत होते हैं दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस पर्सन। तो इसको अपन बोलते हैं एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एंटर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझा रही हूँ, एक और एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें। नाउ स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने ना एक ऑफर चलाया, इनकी एक शॉप है,
ए ग्रोफर्स, ठीक है, इनकी एक शॉप है ए ग्रोफर्स। तो इनकी शॉप कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे इन्होंने ऑफर चलाया है, हुएवर बाइस 5 kg ऑफ राइस विल बी गिवन 1 kg ऑफ राइस फ्री, ठीक है, प्लस बाकी प्रोडक्ट्स पे बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था, ठीक है। अब ना यहाँ पे मिस मालिनी अपने घर की ग्रॉसरी परचेज करने आती है। तो ये वैसे ये शॉप से बड़ी दुखी थी, बोलती थी इतना महंगा देता है, और ये ऑफर देख के ना बड़ी खुश हो गई। तो इन्होंने फटाफट बोला कि एक काम करिए, आप मेरे लिए ना 10 kgs ऑफ राइस पार्स मतलब पैक कर दीजिए, आई विल टेक इट होम। एंड इसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी छोटी मोटी, पर हमारा फोकस किस पे है, 10 kg ऑफ राइस पे। सो मिस्टर ए की शॉप में ऑफर था, इस ऑफर को एक्सेप्ट किसने किया, मिस मालिनी ने एक्सेप्ट किया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक प्रॉमिस हो गई। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, एक प्रॉमिस हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस मालिनी क्या करेंगी, पेमेंट करेंगी, और मिस्टर ए क्या करेंगे, इनको 10 kg राइस देंगे, ठीक है। उसके साथ क्या देंगे, इनवॉइस, बिल देंगे, है ना। तो ये इनवॉइस प्रूफ है कि मिस मालिनी ने इनसे चावल खरीदे हैं। और मान लो कि चावल में कुछ ऊपर नीचे निकला, कीड़े निकले, या फिर चावल जो हैं उसके दाने बिल्कुल प्लास्टिक के हैं, ठीक है, वो असली चावल है ही नहीं, वो धांधली कर रहा था, अडल्ट्रेशन कर रहा था। तो मिस मालिनी जब चाहे कंज्यूमर कोर्ट में जाके इनके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। क्यों, क्योंकि इनके पास है पक्का बिल, और ये पक्का बिल जो है एनफोर्सेबिलिटी का सबूत है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब एक और बात देखो, हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाता है, ऑफर कौन देता है, ऑफर जो पर्सन देता है उसको हम बोलते हैं ऑफरर, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉमिसर, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, देखिए, जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर या फिर प्रॉमिसर, ठीक है। और जिसको ऑफर दिया जाता है, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर, ऑफरी, प्रॉमिसी, ठीक है। तो ये नाम है ऑफरर और ऑफरी के, है ना। अब इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स, जब ऑफर जो है, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, जब भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, क्या बन जाता है, प्रॉमिस, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉमिस तो हो गई, प्रॉमिस से सिर्फ वादा किया है तो निभाना भी तो पड़ेगा, वादा किया है तो क्या करो, अब पैसे दो, ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्रॉमिस में कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं, बदले में कुछ, यानी आपने अगर कुछ परचेज किया है तो उसकी पेमेंट करो, है ना। तो कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम समथिंग इन रिटर्न, क्या बोलते हैं, समथिंग इन रिटर्न। और इसके साथ स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, ठीक है। और ये इनवॉइस या बिल क्या है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि सामने वाले पर्सन ने आपको ऑफर एक्सेप्ट करके सामान परचेज किया है, ठीक है। और इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो। और केस फाइल करने को क्या बोलते हैं, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। जब ये सारे टर्म्स मिल जाते हैं तब जाके क्या बनता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो अब मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पूरा। अगर मान लो कि किसी कंडीशन में, जैसे मान लो एक पर्सन है जिसने ऑफर दिया, विल यू बाय माई पेन फॉर 100 रुपीज, सामने वाले ने बोला नो आई विल नॉट बाय, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वहां पे ऑफर ही खत्म, है ना। तो क्योंकि सामने वाले ने मना कर दिया है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो बोल रहा है कि जाओ, ए ने बी से बोला जाओ सी का मर्डर करे आओ, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, अनलॉफुल है, ऐसी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नहीं टर्न होती, ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, ठीक है। ये सब भी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। अब हम एक एक करके सेक्शन वाइज सारी चीज़ें पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज में है सेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 2 में सेक्शन 2 को क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यानी हर चीज़ को डिटेल में समझो, ठीक है। सो इन दिस एक्ट following words and expressions are used in the following unless contrary intention appears from the context। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन ए,
सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, कौन सी डेफिनेशन है लिख लीजिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन ए क्या बोलता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that such other act or abstinence or promise he is said to make a proposal। ठीक है, एग्जाम्पल अपन वही कार वाला एग्जाम्पल लें, तो हमारे कार वाले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान देंगे, हमारे कार वाले एग्जाम्पल में ये पर्सन जो हैं ये ऑफर दे, ये पर्सन जो है ऑफर एक्सेप्ट कर रही हैं और ये ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो यही भाषा लिखी हुई है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे को अपनी विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा बताता है कुछ काम करने की या नहीं करने की। ठीक है, और सामने वाले की हाँ मंगवाना चाह रहा है, वो यस एक्सेप्ट द ऑफर, यस बुलवाना चाह रहा है उससे, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर किसी लड़के ने लड़की को बोला आई लव यू, तो वो चाह रहा है कि सामने वाली लड़की भी उसको क्या बोले, आई लव यू टू। ठीक है, यही बोले। ठीक है, तो यहाँ पर भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बट प्रॉमिस तो हो गई ना, वादा तो हो गया ना। ठीक है, नाउ देखिए मिस्टर ए हैं, इनके पास कार थी, इन्होंने ऑफर दिया मिस्टर बी को, क्या आप मेरी कार खरीदेंगे? तो मिस्टर बी ने बोला नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, तो एसेंट मिली क्या? एसेंट नहीं मिली, एसेंट तो नहीं मिली है ना। और मान लीजिए मिस्टर बी ने बोला हाँ मैं कार खरीदूंगा, तो एसेंट मिल गई, यानी प्रपोजल बिल्कुल पक्का हो चुका है अब तो। ठीक है, भाषा देखिए कैसी लिखी है, मैं नॉर्मल भाषा में भी लिख सकती हूँ इसको कि व्हाट इज डिफाइंड एज एन ऑफर, है ना। मैं नॉर्मल भाषा में क्या लिखूं, व्हेन वन पर्सन गिव्स an offer to another person with a view to obtain assent। ठीक है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफर दे रहा है ताकि वो दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सिंपल भाषा में भी हम लिख सकते हैं बट लीगल भाषा हमें समझ में आनी चाहिए, है ना। यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट्स, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that such other to abstinence is said to make a proposal। है ना, एक पर्सन क्या कर रहा है, अपनी इच्छा जता रहा है कुछ सेल करने की या कोई चीज सेल नहीं करने की। ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति से वो क्या मांग रहा है, हाँ मांग रहा है। ठीक है, और हाँ अगर मिल जाती है तो मतलब प्रपोजल हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या बोलता है, चलिए देखिए। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। यानी जब लेडी ने बोला yes I want to buy the car, मतलब प्रपोजल हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, सब जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। यही मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है प्रॉमिस, सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं, नाउ स्टूडेंट्स आगे देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन सी। ठीक है, अभी तक भी हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे ही हैं। सेक्शन 2 की जो पूरी सीरीज है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यानी यहाँ पर हम वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। अब जिस वर्ड का हम मीनिंग समझ रहे हैं प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया था। मान लीजिए कि एक ड्रेस है, एक लेडी ने ये ड्रेस अपने इंस्टाग्राम पेज पे इस ड्रेस की फोटो लगा के रखी है और ये बोल रही है कि दिस ड्रेस आई एम सेलिंग, दिस एक्सक्लूसिव ड्रेस बाय सो डिज़ाइनर आई एम सेलिंग एट 15,000 रुपीज़ एंड इट इज़ ऑन करेंटली एट 50% डिस्काउंट। तो इतनी अच्छी डील किसको मिलेगी, इतने बड़े डिज़ाइनर की। ठीक है, कोई भी होगा बड़ा डिज़ाइनर। तो मिस एक है मिस एक्स, ठीक है, मिस एक्स को ये ड्रेस बहुत पसंद आई देखते से ही, तो इन्होंने बोला आई वॉन्ट टू बाय, इन्होंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू बाय। ठीक है, और ये क्या कर रही थी, आई एम सेलिंग। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, ऑफर दिया, इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया ऑफर को। ठीक है, और ये मान गई कि ठीक है मैं आपको सेल करने के लिए रेडी हूँ। इन दोनों के बीच में क्या हो चुकी है, प्रॉमिस। क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में प्रॉमिस हो चुकी है। अब प्रॉमिस तो हो गई,
ठीक है। पर यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन सी क्या बोलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी ये बोलता है कि जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोमिसर, एंड जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोमिसी। ठीक है। तो मतलब कि ये जो इंस्टाग्राम पेज वाली लेडी है ये है प्रोमिसर, और मिस एक्स जो है वो क्या है, प्रोमिसी। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Section 2, subsection D. When at the desire of the promisor, promisee or any other person done or has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing such act or abstinence of promise is called consideration for the promise. ठीक है। तो मान लीजिए ये जो ड्रेस थी वही वाला एग्जाम्पल कैरी ऑन करें। मिस एक्स ने पूरे 7,500 रुपये ट्रांसफर किए वो इंस्टाग्राम पेज वाली लेडी के अकाउंट में। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा काम किया जो ये बता रहा है कि उन्होंने ड्रेस परचेज कर ली। ठीक है। तो हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, नहीं करेगी तो ड्रेस नहीं मिलेगी। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग फ्यूचर में करने वाली है। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये भी मैं समझाती हूँ। ठीक है। एक ये वाला एग्जांपल समझ गए जिसमें पेमेंट कर दी। अब ऐसे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी क्या है, मैदा मिल, नहीं जिसकी क्या है, पोटैटो चिप्स फैक्ट्री है। अब एक फार्मर है, ठीक है, एक क्या है स्टूडेंट्स, एक है फार्मर। ये है फार्मर साहब। ठीक है। तो आई नो मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है, तो ये है फार्मर। ठीक है। अब ये फार्मर जो है इसके खेत के आलू बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वालिटी के होते हैं, एंड ये इस बिजनेसमैन को पता है, इसकी पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री है। तो इस फार्मर के पास ये गया, तो इस फार्मर से इसने बोला कि आपके पास जब फ्यूचर में आपके 2 महीने बाद आलू की उपज आने वाली है, 2 मंथ्स के बाद, तो ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस आएगा पूरा पोटैटो का प्रोड्यूस, ये आप पूरा का पूरा मुझे देना। ठीक है। तो इसने दिया ऑफर, और सामने वाले, मान लीजिए फार्मर का नाम था कालू। ठीक है। तो फार्मर कालू ने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। क्या कर लिया स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बताइए क्या आलू अभी उगे हैं, नहीं। उसने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 50% पेमेंट अभी कर दे रहा हूँ एंड 50% बाद में करूंगा जब आप मेरे को प्रोड्यूस दे देंगे, क्योंकि क्या पता क्रॉप फेलियर हो जाए तो तब क्या होगा। ठीक है। तो 50% अगर अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो आप प्लीज इसे रिफंड कर देना, ये भी वो बोल देता है। ठीक है। सो कालू बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा होगा नहीं वैसे, पर मैं आपको प्रोड्यूस भिजवा दूंगा। अब 2 महीने हो जाते हैं। अब कालू ने वो प्रोड्यूस भिजवा दिया, पेमेंट हो गई, बढ़िया, इनवॉइस वगैरह सब जनरेट हो गया, एंड पोटैटो उसके फैक्ट्री में भी चले गए। सो आपने क्या देखा यहाँ पर, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी उसने प्रॉमिस किया है बिजनेसमैन ने कालू को कि मैं आपको 2 महीने बाद बची हुई 50% पेमेंट करूंगा। तो ये जो बची हुई पेमेंट है ये भी क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समथिंग इन रिटर्न, चाहे आप अभी दे रहे हो तुरंत इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करे हो, चाहे आप फ्यूचर में दोगे। समझ में आया। सो ये हो गया अपना क्या, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब आके देखते हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में, कि मान लीजिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो अपन को पता है क्या हो जाता है, प्रॉमिस। ठीक है। अब प्रॉमिस में अगर मैं कंसिडरेशन जोड़ दूं, यानी प्रॉमिस होने के बाद जब पेमेंट हो जाती है ना, तो उसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट। अभी तक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब पोटैटो सेल होके फैक्ट्री में आ जाएंगे और इनवॉइस सामने वाले को दे दिया जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। पर अभी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, बस दोनों के बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट, क्योंकि अभी काम चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है। So every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Now, promises which form consideration or part consideration for each other are called reciprocal promise. तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको कमिंग लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ये थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नाउ इसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। मान लीजिए कि कोई हॉर्स है, मान लीजिए कोई हॉर्स है, ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का ये हॉर्स है वाइट मेयर।
क्या है स्टूडेंट्स? व्हाइट मेयर, ये मिस्टर ए का हॉर्स है, बहुत ही प्यारा सा घोड़ा है इनका। और मिस्टर ए ये हॉर्स को सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हॉर्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि ना ये कहीं जा रहे हैं और ये घोड़े का ध्यान नहीं रख पाएंगे, ये सिटी को ही छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं इसको नहीं ले जा पाऊंगा, इसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। तो इन्होंने बोला कि मैं सुल्तान को नहीं ले जा पाऊंगा। क्यों नहीं ले जा पाऊंगा? क्योंकि मैं वहां पर देख रेख नहीं कर पाऊंगा, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहा हूँ, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो मिस्टर बी एक व्यक्ति हैं जो हॉर्सेस के बड़े शौकीन हैं, उनको राइड करना बहुत पसंद है, ही नेवर एक्सप्लॉइट हॉर्सेस। तो मिस्टर ए ऐसा ही कोई पर्सन खोज रहे थे जो हॉर्स का एक्चुअल ध्यान रखे, ठीक है, और उनको ऐसा पर्सन मिल गया, ठीक है। तो उन्होंने मिस्टर बी को बोला कि सर मैं आपको एक घोड़ा बेचने के लिए रेडी हूँ, आप आ जाइएगा एक दिन, हम इसकी डीलिंग कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर बी आके घोड़ा देख जाते हैं और आपस में इनके बीच में एक प्रॉमिस हो जाती है, इसने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और क्या हुआ, जिस दिन मिस्टर बी गए ना, जिस दिन मिस्टर बी गए घोड़ा खरीदने, उस दिन घोड़ा इतना बीमार था। जैसे ही उन थोड़ी देर वो वहां रुके, उन्होंने देखा, घोड़े को राइड करवाया, घोड़ा वहीं मर गया, ठीक है। घोड़ा चल ही नहीं पाया, पता नहीं वो उसको कुछ हुआ होगा, तो वो नहीं बचा। तो अब क्या बताइए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? अब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल ही नहीं ना, अब क्या करोगे? ठीक है, पेमेंट तो हुई नहीं थी, तो आपको कोई इनवॉइस वगैरह कुछ भी जनरेट तो हुआ नहीं था, सेलिंग कि आपने सेल किया है, सामने वाले ने बाय किया है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। तो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ सेट टू बी वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट जो कभी पिक्चर में ही नहीं आ पाया, ठीक है, और वो वॉइड हो गया, मतलब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। वॉइड का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को बोला कि आपको मेरी पेंटिंग करके देनी है, ठीक है, वो बहुत मशहूर कलाकार है, ठीक है। अब आपको 3 दिन में पेंटिंग करके देनी है, अब उनके ना हाथ में ही फ्रैक्चर हो गया, राइट हैंड जिससे वो पेंट करते हैं फ्रैक्चर हो गया। तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी तो नहीं है, टेम्पररी डिसेबिलिटी है, बट कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना। क्योंकि पेंटिंग ऐसी चीज है आप किसी और से नहीं करा सकते, पेंटिंग एक स्किल होती है जो उस पर्टिकुलर पर्सन में जिससे आपको चाहिए था। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मान लीजिए कोई पर्सन बोल रहा है कि मुझे ना इतनी, मुझे ऑयल दे दो, वो बता ही नहीं रहा कितनी क्वांटिटी ऑफ ऑयल चाहिए, वो कुछ डिटेल नहीं बता रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। सो इसलिए बोला गया एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ सेट टू बी वॉइड। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारी चीजें वैलिड होती हैं, जैसे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है, इनवॉइस वगैरह भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ताकि वो एनफोर्सिएबल हो पाए लॉ में, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और ये डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। समझ में आया आपको? सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको बेसिक्स की क्लास एकदम अच्छे से समझ में आई है। एंड थैंक यू सो मच। जैसा मैंने आपको बताया था, आई क्वांटा ने रिसेंटली फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड मैं सारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सारे टॉपिक्स आपको कवर करने वाली हूँ, आप चाहें तो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। आई विल कम अप विथ वीडियोज ऑन आई क्वांटा यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा दो, एंड ताकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आने लगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।